नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हमने जीके के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं, जो कि हर एक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को अभी से कर दिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला पॉइंट। पहला पॉइंट कौन सा है? पहला पॉइंट है इतिहास का पिता कहा जाता है। तो आपको बताना है इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। हेरोडोटस निवासी थे। तो हेरोडोटस कहाँ के निवासी थे? यह यूनान के निवासी थे। नेक्स्ट पॉइंट है पहिया और कृषि का आविष्कार हुआ, यानी पहिए का आविष्कार और कृषि का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो यह आपका नवपाषाण काल में हुआ था। अगला है आग का आविष्कार तथा होमो सैपियंस यानी ज्ञानी मानव का उदय हुआ। तो किस काल में यह हुआ था? तो यह पुरापाषाण काल में हुआ था। लेकिन जो आग आग का जो आविष्कार यह पुरापाषाण काल में हुआ था, लेकिन इसका जो उपयोग करना सीखे यह नवपाषाण काल में सीखे। नेक्स्ट पॉइंट है पशुपालन का प्रारंभ कब हुआ था? तो पशुपालन का जो प्रारंभ हुआ था वह मध्यपाषाण काल में हुआ था। भीमबेटका है। तो भीमबेटका क्या है? यह एक पुरातात्विक स्थल है। अगला पॉइंट है भीमबेटका प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है? गुफा शैल चित्रों के लिए भीमबेटका प्रसिद्ध है। भीमबेटका है। तो भीमबेटका कहाँ पर है? यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिला में स्थित है। अगला है विश्व का सबसे प्राचीन और प्रथम अभिलेख है। तो यह है आपका बोगजकोई अभिलेख, जो कि एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है आदि मानव ने सर्वप्रथम सीखा। तो आदि मानव ने सर्वप्रथम आग को जलाना सीखा। अगला पॉइंट है मानव ने सर्वप्रथम प्रयोग किया। तो मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया। सबसे पहला पालतू बनाया गया पशु कौन था? तो वह उसका नाम था कुत्ता। अगला पॉइंट है सिंध सभ्यता का काल माना जाता है। तो जो सिंध सभ्यता का काल है वह 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अगला पॉइंट है सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता एक आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगला पॉइंट है सिंध सभ्यता प्रसिद्ध थी। तो सिंध सभ्यता किस लिए प्रसिद्ध थी? तो वह अपने नगर नियोजन हेतु प्रसिद्ध थी। अगला पॉइंट है सिंध सभ्यता की लिपि थी। तो जो सिंध सभ्यता की लिपि थी वह भाव चित्रात्मक थी। अगला पॉइंट है सिंध सभ्यता के लोगों का व्यवसाय था। तो उनका व्यवसाय कृषि था। अगला है सिंधवासियों का मुख्य फसल कौन सी थी? तो वह है जौ और गेहूँ। अगला है कपास की खेती प्रारंभ की। तो कपास की खेती का प्रारंभ जो है यह सिंधुवासियों ने शुरू की थी। अगला है सिंधु सभ्यता का पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है। तो पूर्वी क्रमशः आलमगीर जो कि पूर्वी स्थल है या मेरठ मतलब उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में पड़ता है, तथा सुतकांगे डोर जो कि बलूचिस्तान में है, यह पश्चिमी पूरा स्थल है। अगला है सिंध सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल। तो सिंध सभ्यता का जो उत्तरी स्थल है यह क्रमशः मांडा का कहाँ? जम्मू कश्मीर के अखनूर जिले में। और दानियाबाद यह दक्षिण की ओर है, जो कि अहमदनगर महाराष्ट्र के अहमदनगर में। अगला है आलमगीरपुर स्थित है। तो यह हिंडन नदी पर स्थित है। अगला है मांडा स्थित है। तो मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट है सिंध सभ्यता थी। तो सिंध सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। अगला पॉइंट है सिंध सभ्यता का विस्तार था। तो सिंध सभ्यता का विस्तार त्रिभुजाकार था। अगला पॉइंट है सिंध सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन था? तो वह था लोथल बंदरगाह। अगला है लोथल स्थित है। तो लोथल कहाँ पर स्थित है? यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला पॉइंट है भारत में हड़प्पा का बृहद स्थल कौन सा है? तो यह है राखीगढ़ी। और राखीगढ़ी कहाँ पर पड़ता है? हरियाणा के हिसार जिले में, जो कि घग्गर नदी के तट पर स्थित है। अगला है सिंधवासी पूजा करते थे। तो सिंधवासी किसकी
पूजा करते थे तो वे पशुपत की पूजा करते थे। अगला है हड़प्पा या सिंध सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी, तो किसने जानकारी दी? तो यह चार्ल्स मैसन ने 1826 ईस्वी में दी थी। अगला है हड़प्पा स्थित है, तो हड़प्पा कहाँ पर स्थित है? तो हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के माउंट गोमरी जिला में रावी नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में की थी। हड़प्पा की सभ्यता थी, तो हड़प्पा की जो सभ्यता थी यह एक कांसेवियन सभ्यता थी। हड़प्पाई समाज था, तो हड़प्पाई समाज जो है यह मात्र सत्तात्मक था। अगला है स्वास्तिक चिन्ह देन है, तो जो स्वास्तिक चिन्ह देन है यह हड़प्पा सभ्यता की देन है। अगला पॉइंट है हड़प्पा निवासी की रुचि था, तो हड़प्पा निवासी का जो रुचि थी वह शतरंज के खेल में थी। अगला है धौलावीरा स्थित है, तो धौलावीरा आपका गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। अगला है R37 कब्रिस्तान मिला है, तो यह आपका हड़प्पा से मिला है। अगला पॉइंट है हड़प्पा के लोग अब अनभिज्ञ थे, तो जो हड़प्पा के लोग थे यह लोहे से अनभिज्ञ थे। अगला पॉइंट है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग था, तो यह लाल रंग था। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे, तो इसके प्रभारी सर जॉन मार्शल थे। अगला पॉइंट है मिस्र के राजा कहलाते थे, तो जो मिस्र के राजा थे यह फराओ थे। अगला है चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, तो जो चावल के साक्ष्य प्राप्त होते हैं यह लोथल एवं रंगपुर से प्राप्त होते हैं। अगला है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। अगला है कालीबंगा का अर्थ है, तो कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ। अगला पॉइंट है अग्निकुंड प्राप्त हुए हैं, तो अग्निकुंड जो है अग्निकुंड के साक्ष्य यह लोथल और कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। अगला है घोड़े के हड्डी के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो यह सुरकोटदा से प्राप्त हुए हैं। अगला पॉइंट है सिंध सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है, तो वह है मोहनजोदड़ो, जिसकी खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी, तो उस बड़ी इमारत का नाम है अन्नागार। अगला है मोहनजोदड़ो की खोज, तो यह राखाल दास बनर्जी के द्वारा की गई थी। मोहनजोदड़ो का अर्थ है, तो इसका अर्थ है मृतकों का टीला। अगला पॉइंट है नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, तो यह कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो है, तो मोहनजोदड़ो कहाँ पर है? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंध नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है मोहनजोदड़ो से प्राप्त स्मारक, तो कौन सा है? वह स्मारक बृहद स्नानागार। अगला पॉइंट है मेसोपोटामिया का अर्थ है, तो मेसोपोटामिया का अर्थ है दो नदियों के बीच की भूमि। अगला पॉइंट है वैदिक सभ्यता का काल है, तो वैदिक सभ्यता का काल 1500 से 600 ईसा पूर्व है। अगला है वैदिक सभ्यता का निर्माता या संस्थापक कौन थे, तो वैदिक सभ्यता के निर्माता या संस्थापक आर्य लोग थे। अगला पॉइंट है आर्यों की जानकारी मिलती है, तो आर्यों की जानकारी कहाँ से मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। अगला पॉइंट है ऋग वैदिक काल में आजीवन विवाहित रहने वाली महिलाओं को कहा जाता था, तो उनको क्या कहा जाता था? अमाजू कहा जाता था। अगला पॉइंट है आर्य भारत में आए, तो आर्य भारत में 1500 ईसा पूर्व से पहले आए। और अगला पॉइंट है आर्य सबसे पहले बसे, तो कहाँ पर बसे? पंजाब एवं अफगानिस्तान में आकर बसे। अगला पॉइंट है आर्यों का मूल निवास स्थान कौन सा है, तो जो आर्यों का मूल निवास स्थान है यह मध्य एशिया है। अगला पॉइंट है आर्यों का मुख्य व्यवसाय था, तो आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है यह पशुपालन व कृषि था। अगला पॉइंट है आर्यों की भाषा और पेय पदार्थ कौन सा था, तो जो आर्यों की भाषा थी
यह संस्कृत थी और जो मुख्य पेय पदार्थ था वह सोमरस था। अगला पॉइंट है आर्यों का प्रिय पशु और प्रिय देवता कौन थे? तो जो आर्यों के प्रिय पशु वह घोड़ा था और प्रिय देवता इंद्र थे। अगला पॉइंट है आर्यों का समाज था, तो आर्यों का समाज कैसा था? पितृ प्रधान था। अगला पॉइंट है वेदों व वेदांगों की संख्या है, तो वेदों की संख्या 4 और वेदांगों की संख्या 6 है। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं। अगला पॉइंट है ऋग्वेद के संकलनकर्ता कौन है? तो ऋग्वेद के जो संकलनकर्ता हैं वह कृष्णद्वैपायन और वेद व्यास जी हैं। अगला पॉइंट है ऋग्वेद ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? तो उनको होत्र कहा जाता था। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन है? तो सर्वाधिक वर्णित बार नदी जो है यह सिंधु है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो सरस्वती नदी को मानी गई है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में गंगा और यमुना का उल्लेख कितनी बार हुआ है? तो ऋग्वेद में गंगा के लिए 1 बार और यमुना के लिए 3 बार प्रयोग किया गया है। अगला पॉइंट है ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? तो वह ऋग्वेद में जो प्रमुख वर्णित देवता हैं वह इंद्र हैं। इंद्र को पुरंदर भी कहा जाता था। अगला पॉइंट है गायत्री मंत्र है, तो गायत्री मंत्र का उल्लेख जो है यह ऋग्वेद के 3रे मंडल में किया गया है। अगला है गायत्री मंत्र के रचनाकार कौन है? तो गायत्री मंत्र के रचनाकार विश्वामित्र हैं। अगला है गायत्री मंत्र समर्पित है, तो गायत्री मंत्र यह किसको समर्पित है? तो यह सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है। अगला है 10 राग युद्ध यानी 10 राजाओं का युद्ध का उल्लेख मिलता है, तो यह कहाँ पर मिलता है? यह ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। अगला पॉइंट है 10 राग युद्ध लड़ा गया था, तो 10 राग युद्ध यह कहाँ लड़ा गया था? परसड़ी यानी रावी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था। अगला पॉइंट है 8वें मंडल की ऋचाएँ कहलाती हैं, तो जो 8वें मंडल की ऋचाएँ हैं वह खिल कहलाती हैं। अगला है सोम देवता को समर्पित मंडल है, तो जो सोम देवता को समर्पित मंडल है वह 9वां मंडल है। अगला है ऋग्वेद में सबसे बाद निर्मित मंडल कौन सा है? तो वह है 10वां मंडल। अगला पॉइंट है ऋग्वेद की मूल लिपि थी, तो जो ऋग्वेद की मूल लिपि है वह ब्राह्मी लिपि थी। अगला पॉइंट है वैदिक काल में किस जानवर को अघन्य मतलब ना मारे जाने योग्य माना गया है? तो वह है गाय को। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी मिलती है, तो उत्तर वैदिक काल के संबंध में जानकारी कहाँ से मिलती है? यह हमें सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से मिलती है। अगला पॉइंट है गोत्र शब्द की उत्पत्ति हुई है, तो गोत्र शब्द की उत्पत्ति या उत्तर वैदिक काल में हुई है। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन है? तो उत्तर वैदिक काल के प्रमुख देवता प्रजापति हैं। अगला पॉइंट है उत्तर वैदिक कालीन समाज 4 वर्णों में विभक्त था, तो वह कौन से 4 वर्ण थे? तो उनका नाम है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। अगला पॉइंट है गद्य एवं पद्य वाला वेद है, तो गद्य एवं पद्य वाला वेद जो है यह यजुर्वेद है। अगला पॉइंट है यज्ञ संबंधी विधि विधान का उल्लेख किसमें है? तो यह यजुर्वेद में है। अगला है तंत्र मंत्र संग्रहित वेद है, तो तंत्र मंत्र संग्रहित वेद अथर्ववेद है। अगला पॉइंट है भारतीय संगीत का जनक है, तो भारतीय संगीत का जो जनक है यह सामवेद है। अगला पॉइंट है सामवेद या यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करने वाले ऋषि कहलाते थे, तो जो सामवेद के मंत्रों का उच्चारण करते थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था और जो यजुर्वेद के मंत्रों को उच्चारण करता था उन्हें अघार्य कहा जाता था। अगला पॉइंट है ऐतरेय ब्राह्मण संबंधित है, तो यह ऋग्वेद से संबंधित है। अगला है पंचबीज ब्राह्मण संबंधित है, तो यह सामवेद से संबंधित है। अगला पॉइंट है
गोपथ ब्राह्मण संबंधित हैं तो ये अथर्ववेद से संबंधित हैं। अगला है शतपथ ब्राह्मण संबंधित हैं तो ये यजुर्वेद से संबंधित हैं। अगला पॉइंट है पुराणों यानी कुल 18 पुराण हैं का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? तो वह था अलबर्नी, यानी अलबर्नी पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक था। अगला है पुराणों के संकलनकर्ता हैं तो जो पुराणों के संकलनकर्ता हैं वह लोमहर्ष एवं उग्रश्रवा हैं। अगला है सबसे प्राचीन पुराण है तो सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला पॉइंट है मौर्य वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो मौर्य वंश की जानकारी जो है यह विष्णु पुराण से प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है सातवाहन वंश की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? तो यह मत्स्य पुराण से मिलती है। अगला है गुप्त वंश की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो यह वायु पुराण से हमें प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है उपनिषद विषय वस्तु है तो उपनिषद किसकी विषय वस्तु है? तो यह दर्शन का विषय वस्तु है। अगला पॉइंट है दर्शनों में सर्वाधिक प्राचीन दर्शन कौन सा है? तो वह है आपका सांख्य दर्शन। अगला पॉइंट है न्याय या सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं तो जो न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं वह गौतम हैं और जो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं वह कपिल मुनि हैं। अगला है योग और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक हैं तो जो योग दर्शन के प्रवर्तक वह पतंजलि हैं और मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी माने जाते हैं। अगला पॉइंट है ब्राह्मण ग्रंथ संबंधित है तो ब्राह्मण ग्रंथ जो है यह कर्मकांड से संबंधित है। अगला है उपनिषदों की संख्या कितनी है? तो उपनिषदों की संख्या 108 है लेकिन जो प्रमाणिक उपनिषद हैं वह सिर्फ 13 ही हैं। अगला है सत्यमेव जयते लिया गया है तो सत्यमेव जयते जो है यह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। अगला है तमसो माँ ज्योतिर्गमय तथा ओम लिया गया है तो जो तमसो माँ ज्योतिर्गमय और ओम है यह बृहदारण्यक उपनिषद से लिया गया है। अगला पॉइंट है भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है तो जो भारत की प्रथम कानून की पुस्तक है वह मनुस्मृति है। अगला पॉइंट है स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन है तो वह है आपकी मनुस्मृति। अगला पॉइंट है प्राचीन हिंदू विधि यानी मनुस्मृति के लेखक हैं तो मनुस्मृति के लेखक कौन है? वह मनु हैं। अगला पॉइंट है भारत का प्रथम महाकाव्य है तो जो भारत का प्रथम महाकाव्य है वह रामायण है। अगला पॉइंट है रामायण के रचयिता हैं तो रामायण के रचयिता महर्षि वाल्मीकि जी हैं। अगला पॉइंट है भारत का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो भारत का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह महाभारत है। अगला पॉइंट है महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेद व्यास जी हैं। अगला पॉइंट है महाभारत का अन्य नाम है तो महाभारत का जो अन्य नाम है वह जय संहिता भी है। अगला पॉइंट है महाभारत का फारसी अनुवाद रज्मनामा नाम से किया था तो यह किसने किया था? तो यह बदावनी ने 16वीं सदी में किया था। अगला है रामायण का फारसी में अनुवाद तो रामायण का फारसी में अनुवाद बदावनी ने किया था। अगला है चार वेदों का सम्मिलित रूप है तो जो चार वेदों का सम्मिलित रूप है वह संहिता कहलाता है। अगला पॉइंट है बुद्ध जन्मे थे तो बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। अगला पॉइंट है बुद्ध के जन्म का प्रतीक क्या है? तो बुद्ध के जन्म का प्रतीक कमल एवं साण है। अगला पॉइंट है बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो जो बुद्ध की मृत्यु वह कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अगला पॉइंट है कुशीनगर थी तो कुशीनगर जो है यह मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। अगला पॉइंट है बुद्ध की मृत्यु की घटना है तो जो बुद्ध की मृत्यु की घटना है वह महापरिनिर्वाण कहलाती है। अगला पॉइंट है बुद्ध के पिता हैं तो बुद्ध के पिता शुद्धोदन हैं जो कि शाक्य कुल के प्रधान थे। अगला पॉइंट है बुद्ध की माता का नाम तो बुद्ध की माता का नाम महामाया देवी थी जो कि कोली वंश की राजकुमारी थी।
अगला पॉइंट है बुद्ध का अन्य नाम था, तो बुद्ध का अन्य नाम सिद्धार्थ और तथागत मिलता है। अगला पॉइंट है बुद्ध के प्रथम गुरु थे, तो जो बुद्ध के प्रथम गुरु थे वह आलार कालाम थे। अगला है बुद्ध के प्रिय घोड़ा या सारथी का नाम, तो जो बुद्ध के प्रिय घोड़े का नाम वह कंथक था और प्रिय सारथी का नाम चन्ना था। अगला पॉइंट है बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाती है, तो बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाविनिष्क्रमण कहलाती है। अगला पॉइंट है बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है, तो जो बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है वह है घोड़ा। अगला पॉइंट है बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाया, तो जो बुद्ध ने सर्वप्रथम प्रवचन दिया था वह धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाया। अगला पॉइंट है बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कहाँ पर हुई थी, तो यह बोध गया में निरंजना नदी के तट पर पीपल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट है बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था, तो जो बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। तो इस प्रकार से आज का धमाकेदार प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर समाप्त होती हुई। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।